दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। विष्णुपुर नाम के एक गांव में एक श्वेता नाम की लड़की रहती थी, जिसके पिता ने कुछ समय पहले ही काव्या नाम की एक औरत के साथ में दूसरा विवाह किया था। काव्या श्वेता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यहाँ तक कि काव्या श्वेता को कोई ढंग के कपड़े भी नहीं देती थी और उससे पूरे घर का काम भी करवाती थी। अब कुछ दिनों बाद श्वेता को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले थे। तभी श्वेता कहती है, माँ, आज मुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं ना। मेरे पास कोई अच्छे और नए कपड़े भी नहीं है माँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें लाकर नए कपड़े दिला सकूँ। समझी तू? जाओ और जाकर घर का काम कर। लेकिन माँ, मैं पहनूंगी क्या? श्वेता की बात को इग्नोर करते हुए काव्या वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद लड़के वाले घर पहुँच जाते हैं और श्वेता की ये हालत देखकर वो लोग उसे मना कर देते हैं। इन सब बातों से श्वेता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर श्वेता घर से बाहर चली जाती है और एक नदी के पास जा पहुंचती है। श्वेता देखती है कि नदी के किनारे एक मछली अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। श्वेता रोते रोते ये देख रही होती है और अपने आप से ही बोलती है कि मेरे होते हुए ये मछली नहीं मर सकती। मैं इस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती हूँ। फिर श्वेता उस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती है और उस मछली की सांसें चलने लगती हैं। फिर मछली श्वेता से बोलती है, अरे, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक जादुई मछली हूँ। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तभी मछली वहाँ पर एक बड़ा सा संदूक प्रकट कर देती है। अरे सुनो, तुम्हें इस संदूक में एक लहंगा मिलेगा। वो कोई मामूली लहंगा नहीं, बल्कि एक जादुई लहंगा है। तुम उस लहंगे से कोई भी उपहार मांग सकती हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो जादुई मछली पानी में चली जाती है। तभी श्वेता उस संदूक को खोलने लगती है और संदूक खोलते ही उसमें से एक सुंदर सा लहंगा हवा में उड़ने लगता है। तभी लहंगा श्वेता से बात करने लगता है। तुम मुझसे अपनी कोई भी 3 इच्छा मांग सकती हो। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? श्वेता ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर श्वेता अपनी पहली इच्छा उस लहंगे से बोलती है, मुझे एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए। और मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे आपसे बहुत सारा पैसा और धन दौलत चाहिए, ताकि मैं अपने जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकूं। और मैं अपनी तीसरी इच्छा वक्त आने पर आपसे कहूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वक्त आने पर आपसे अपनी तीसरी इच्छा मांग लूंगी। श्वेता के इतना बोलते ही लहंगा वहाँ पर एक सुंदर सा घर और बहुत सारे धन दौलत और पैसे प्रकट कर देता है। श्वेता उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है और वो उन पैसों से गरीबों और बेसहारा लोगों की रोज मदद भी करती थी। यहाँ काव्या ये सब देखकर बहुत टेंशन में रहती है और वो सोचती है, पूरे 2 दिन बीत गए हैं। लगता है श्वेता को अब मेरी जरूरत ही नहीं है। अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा कि इसके पास इतना धन दौलत और इतना बड़ा घर कहाँ से आया। काव्या अपने घर से निकलकर श्वेता के घर की तरफ चलती है तो वो देखती है कि श्वेता के घर के बाहर कुछ लाइन लगी होती है और श्वेता उन सभी को पैसे बांट रही होती है। ये सब देखकर काव्या खुद से ही कहती है, अरे ये क्या?
श्वेता अगर अपनी सारी धन दौलत इन गरीबों में बांट देगी तो इसकी तो सारी धन दौलत खत्म हो जाएगी। इतना सोचने के बाद काव्या सोच लेती है कि आज रात को ही वो जाकर उसका सारा धन चुरा लेगी। फिर देखती हूँ कि श्वेता अपना सारा धन गरीबों पर कैसे लुटाती है। आज रात ही इसके घर की सफाई करती हूँ। काव्या रात को श्वेता के घर चुपके से जाती है और देखती है कि श्वेता को खूब सारा धन और सोने के सिक्के एक जादुई लहंगा प्रकट करके दे रहा था। अच्छा, तो यहाँ से इसके पास इतना धन दौलत आ रहा है क्योंकि ये लहंगा जादुई है। मैं एक काम करती हूँ, इसका लहंगा ही चुरा लेती हूँ, फिर इसके पास धन कहाँ से आएगा और गरीबों की कैसे मदद करेगी मैं भी देखती हूँ। फिर तो मैं भी श्वेता से और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और श्वेता के घर से भी बड़े घर में रहूंगी। तभी काव्या श्वेता के सोने का इंतजार करती है। श्वेता के सोते ही वो जादुई लहंगा चुराकर अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर जैसे ही वो लहंगे को बाहर निकालती है, लहंगा उसके सामने एक सुंदर से आकार में खड़ा हो जाता है। तभी काव्या कहती है, सुनो जादुई लहंगे, मुझे भी एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए और श्वेता से भी ज्यादा धन दौलत चाहिए। मुझे जल्दी से दो जादुई लहंगे। काव्या के इतना बोलते ही लहंगा एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है और काव्या को एक बिल्ली बना देता है। अगली सुबह होते ही श्वेता काव्या के घर पहुंचती है और वो अपनी माँ को एक बिल्ली के रूप में पाकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। फिर श्वेता अपने दोनों हाथ जोड़कर उस चुड़ैल से अपनी माँ को उनके असली रूप में वापस लाने के लिए कहती है। अरे नहीं नहीं श्वेता, तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ बुरा करने की सजा मिली है। पर मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मेरी माँ को वापस उनके असली रूप में ला दीजिए प्लीज। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे आप शायद भूल रही हैं। मेरी एक इच्छा आपसे मांगनी अभी बाकी रह गई है। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, अपनी एक इच्छा समय आने पर मांगूंगी, तो वो समय आ गया है। मेरी आपसे आखिरी और तीसरी इच्छा यही है कि आप मेरी माँ को उनके असली रूप में वापस ला दीजिए प्लीज। ठीक है श्वेता, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी माँ को उनके असली रूप में वापस ला देती हूँ। फिर वो चुड़ैल अपने असली रूप लहंगे के रूप में आ जाती है और श्वेता की माँ काव्या को भी उनके असली रूप में वापस ला देती है। और फिर वो लहंगा कहता है, देखा, जिस बेटी को तूने अपनी नहीं बल्कि सौतेली समझा, उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसी बेटी की वजह से आज तेरी जान बच गई। मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी जान। काव्या अपनी बेटी श्वेता को अपने गले से लगा लेती है। फिर उस दिन के बाद से काव्या और उसकी बेटी श्वेता एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर नामक गांव में सुहानी और पवित्रा अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ रहती थी। सुहानी और पवित्रा की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिताजी माधव शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुहानी और पवित्रा की माँ की मृत्यु होने के कारण माधव को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव उन दोनों का भी ध्यान रखने के लिए गायत्री नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। गायत्री का एक अपना बेटा भी था जिसका नाम रॉकी था। शुरू में गायत्री माधव के सामने सुहानी और पवित्रा से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी।
लेकिन माधव के शहर जाने के बाद गायत्री सुहानी और पवित्रा से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रॉकी अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ लुलु मॉल घूमने गया था और वहाँ पर मुझे एक सुंदर सी साइकिल पसंद आ गई है और वो साइकिल कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है माँ। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो तुम्हारे लिए वो साइकिल अभी खरीद कर ले आते हैं। तभी तो मेरा बेटा दुनिया का सबसे स्टाइलिश बेटा लगेगा ना। वैसे कितने की है तुम्हारी वो साइकिल? माँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो खरीद ले जाएगा माँ। गायत्री और रॉकी मॉल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुहानी गायत्री से कहती है, माँ, हमारे भी सारे खिलौने पुराने और टूट गए हैं। कृपया करके आप हमारे लिए भी सस्ते से खिलौने खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं तेरे लिए बाजार से खिलौना खरीद कर लाई थी। इतनी जल्दी तोड़ दिया तूने। अब तुझे वही टूटे फूटे खिलौनों से खेलना होगा और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर गायत्री अपने बेटे रॉकी के साथ लुलु मॉल में साइकिल खरीदने के लिए चली जाती है और सुहानी शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। सुहानी बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुहानी उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप सड़क के किनारे इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो बेटा। सुहानी उस बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा देती है। फिर जब सुहानी वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदलकर सुहानी को आवाज लगाती है और सुहानी से कहती है, रुको सुहानी, आप कौन हैं? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुहानी, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं रानी परी हूँ। मैं परीलोक में अपने परीलोक की परियों के साथ रहती हूँ। परीलोक की सारी परियां कहती हैं कि पृथ्वी लोक के सारे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते, परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई ना तो कोई अच्छा इंसान होगा ही, इसीलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। क्या आप रानी परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुहानी, मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वी लोक पर भले लोग नहीं हैं, परंतु तभी तुमने मेरी मदद की। इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक दिल की लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। परी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, ये दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। ये सोने का लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वहीं ये चांदी का लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुहानी रानी परी से वो दोनों सोने चांदी के लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है।
और अपनी बहन पवित्रा को सारी बात बता देती है। सुहानी दीदी, अब तो हमारे पास ये सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। पवित्रा, तुम ठीक कह रही हो। माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं। और इसी तरह से सुहानी और पवित्रा गायत्री और रॉकी के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देती हैं और एक जंगल में चली जाती हैं। अब उन दोनों के रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुहानी जादुई सोने के लहंगे से बोलकर उसके जादू से एक घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती हैं। फिर वो अंदर जाकर देखती हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए बेहतरीन सोफे आदि चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। कुछ समय बाद सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव शहर से काम की छुट्टी लेकर घर आते हैं। माधव घर आकर गायत्री से बोलते हैं, गायत्री, मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा कहाँ हैं? जी पता नहीं, सुहानी और पवित्रा कहाँ चली गयी। मैं रॉकी के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ घर पर नहीं थी। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटियाँ किस हाल में होंगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली? और ये बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि जरूर तुमने उन बेचारियों को परेशान किया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई होंगी। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियाँ रहेंगी उसी घर में मैं भी रहूँगा। और इस तरह माधव घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद माधव को जंगल में एक घर दिखाई देता है। माधव चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था। वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा वहाँ बड़े ही प्यार और आराम से रह रही थी। सुहानी और पवित्रा अचानक से अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिए, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से दिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ गायत्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ और अब अपने आगे की जिंदगी तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। ये सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी। और उस दिन के बाद से माधव अपनी दोनों बेटियाँ सुहानी और पवित्रा के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कीर्ति नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कीर्ति 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। कीर्ति पढ़ने में बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वो परीक्षा में अपनी क्लास में सबसे कम नंबर लाती थी। कीर्ति जो भी पढ़ती उसे बहुत जल्दी भूल जाती थी, जिसकी वजह से वो परीक्षा में लिखते समय सवालों का सही जवाब नहीं लिख पाती थी। उसके फाइनल पेपर अब आने वाले थे, इसलिए कीर्ति बहुत चिंता में थी कि कहीं वो इस बार भी फेल न हो जाए।
एक दिन जब कीर्ति सो रही थी तो उसके सपने में एक जादुई परी आई। क्या हुआ कीर्ति, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके बाद कीर्ति ने उस जादुई परी को अपनी पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताया। तुम चिंता मत करो, तुम्हें अब से मैं पढ़ाऊंगी और तुम परीक्षा में जरूर पास हो जाओगी। फिर उस दिन से रोजाना जादुई परी ने कीर्ति को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब कीर्ति जो कुछ भी पढ़ती थी उसे सब समझ आने लगा था और अब उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा था। कीर्ति धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में तेज हो गई। अब उसकी परीक्षा का समय भी आ गया था। वो सुबह परीक्षा देने गई और सभी सवालों का जवाब उसने बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि जादुई परी ने उसे अच्छे से पढ़ाया जो था। कीर्ति बहुत खुश थी क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। फाइनल पेपर खत्म होने के बाद आज उसका रिजल्ट आने वाला था। कीर्ति जल्दी से स्कूल में रिजल्ट लेने गई तो सभी लोग उसे ही देख रहे थे, क्योंकि कीर्ति सबसे ज्यादा अंक लेकर आई थी और वो अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आई थी। कीर्ति को जब पता चला कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई है तो उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। उसकी क्लास के सभी दोस्त उससे पूछने लगे, ओह माय गॉड कीर्ति, तुमने सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाए और तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? कैसे तुम इस साल पूरी क्लास में फर्स्ट आ गई? हमें भी तो बताओ जरा। फिर कीर्ति बोलती है, ये मेरी जादुई टीचर का कमाल है। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था, जिसकी वजह से मैं आज पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। कीर्ति खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है तो उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं, कैसा रहा तेरा रिजल्ट? क्या तू पिछली बार की तरह इस बार भी क्लास में सबसे पीछे से आई है ना? कीर्ति अपने मम्मी पापा को जब अपने रिजल्ट के बारे में बताती है तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। ऐसे में वो कीर्ति से उसका रिजल्ट लेकर उसे देखने लगती हैं, तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो वही बात कीर्ति से पूछते हैं जो उसके दोस्तों ने उससे पूछी थी। कीर्ति, तुमने सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाए और कौन तुम्हें पढ़ा रहा है जिससे तुम इस साल क्लास में फर्स्ट आ गई? हमें भी तो बताओ बेटा। कीर्ति फिर से अपने पापा को वही जवाब देती है, ये सब मेरी जादुई टीचर का कमाल है। मेरी जादुई टीचर मुझे रोजाना अच्छे से पढ़ाती थी, जो मुझे अच्छे से झटपट समझ भी आ जाता था और इसलिए मैं इस साल पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। कहाँ है तुम्हारी जादुई टीचर? हमें भी तो मिलवाओ उनसे जरा। ठीक है माँ, मैं अभी अपनी जादुई टीचर को बुलाती हूँ। फिर कीर्ति अपनी जादुई टीचर को आवाज लगाती है तो जादुई टीचर वहाँ तुरंत प्रकट हो जाती है। उसके मम्मी और पापा परी को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर परी कीर्ति के मम्मी और पापा को कीर्ति के पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताती है और ये सब सुनने के बाद कीर्ति के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और वो जादुई परी को धन्यवाद बोलते हैं। फिर उस दिन के बाद से जादुई परी उसे रोज पढ़ाती थी और वो मन लगाकर खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।